फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे सीटेट के 22 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। ठीक है, तो कल हमने क्या करा है कि वहाँ पर 21 तारीख का पेपर था जिसको हमने 12 बोल दिया था गलती से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, आज हम करेंगे हमारे 22 तारीख के दिसंबर में जो 22 तारीख में पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, उसके CDP के हमारे 30 क्वेश्चनों का विश्लेषण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके रिस्पॉन्स की के साथ इसे मिला सकते हैं कि आपने क्या टिक किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था हमारा CDP में, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक ज्ञान, स्मृति, समस्या समाधान और रचना करने से है। तो ये हमने आपको बताया है कि जो हमारे विकास की आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे विकास के आयाम हैं। अब किस आयाम में विकास के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कह दिया शारीरिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो शारीरिक विकास में जैसे हमारी लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, भार हो गया, आयतन, स्नायु मंडल हो गया, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो गया, ये सारे किस में आएंगे, हमारे शारीरिक विकास में। अब यहाँ पूछा गया है ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना। इसके अलावा भी आपसे पूछ सकते थे, जैसे कह दिया संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, हमारे मानसिक विकास में। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ कहीं मानसिक विकास दिया नहीं है, तो हमें पता है मानसिक विकास का ही दूसरा नाम क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास यहाँ पर दिया है गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। तो आपने विकास के सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने एक विकास का सिद्धांत पढ़ा हुआ है कि विकास की जो दिशा है वो शीर्षगामी होती है। मतलब बालक पहले अपने सिर को घुमाएगा, इसके बाद हथेली का प्रयोग करेगा, इसके बाद अन्य अंगों का। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा विकास की दिशा शीर्षगामी, जिसे हम सीफेलोकोडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी टर्म यूज किया गया है। एक बार जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है सीफेलोकोडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्या है, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है। यहाँ दिया है विकास एक आयामी, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत दिया है। विकास जो है वो बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, केवल एक क्षेत्र में विकास नहीं होता। यदि शारीरिक क्षेत्र में विकास हो रहा है तो इसके साथ ही साथ मानसिक क्षेत्र में भी होगा, सामाजिक में भी होगा, अन्य क्षेत्रों में भी विकास होगा। ठीक है, विकास का क्रम यहाँ दिया है अनिश्चित नहीं, विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है। कैसा निश्चित, जैसे पहले आप शैशवावस्था में हैं तो इसके बाद आप बाल्यावस्था में आएंगे, इसके बाद किशोरावस्था में। सीधा ऐसा नहीं होगा कि सीधे शैशवावस्था से आप सीधे किशोरावस्था में पहुंच जाएं, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप किशोरावस्था से सीधे दोबारा से लौट करके बाल्यावस्था में आ जाए। ठीक है, तो विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है और यहाँ दिया है अनिश्चित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। तो ये भी विकास के सिद्धांत से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ दिया है केवल आनुवंशिकता नहीं हो सकता, केवल वातावरण ये भी नहीं, विद्यालय और शिक्षा नहीं, अन्य पक्ष छूट जाएंगे यदि विद्यालय और शिक्षा को लिया तो। ठीक है, यहाँ पर परिवार भी छूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है क्या, बच्चों का विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। तो तीन जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो प्राथमिक कारक होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा प्राथमिक कारक नहीं होगा, जो द्वितीयक कारक होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि समाजीकरण के प्राथमिक कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला परिवार होता है, बिल्कुल, आस पड़ोस होता है, बिल्कुल, और समकक्षी हमारे मित्र मंडली जो होती है वो भी हमारे समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक है, यहाँ दिया है सरकार, सरकार कह दें, मीडिया कह दें, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र कह दें, राजनीतिक क्षेत्र कह दें, ये सारे क्या होते हैं, हमारे समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। विद्यालय, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे समाजीकरण के द्वितीयक। और यही पूछा गया है कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहल वर्ग ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है।
तो इन्होंने किस मतलब कौन सा सिद्धांत दिया है, इस तरह से पूछा गया है। तो इन्होंने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने अपनी 3 स्तर बताए हुए थे। कौन कौन से? तो पहला पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर, और प्रत्येक स्तर में 2-2 इन्होंने जो अवस्थाएं हैं वो बताई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है। मतलब बटनों को उनके माप के अनुसार, मतलब ये छोटा है, इससे बड़ा, इस तरह से उसने क्या किया, वर्गीकृत किया है। फिर उसने समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उसने जिस समूह बना लिए और इनको एकत्रित किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार लीला के विकास डैश चरण पर है। तो आपको पता होगा, जहाँ भी आपको माप देखने को मिल जाए, क्या माप देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर हमारी तीसरी स्टेज जो जीन पियाजे ने बताई है, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो केवल वर्तमान स्कीमा में क्या किया है, समाहित किया है, कोई चेंज नहीं किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हमारा आत्मसातीकरण। ठीक है, और यदि थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम समायोजन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, सामाजिक सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो जब आपको पता है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने एक मतलब कुछ टर्म दिए हैं। पहला टर्म जो उन्होंने दिया है, इसके फोल्डिंग। क्या है? इसके फोल्डिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा निर्माण या मचान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को जो है सहायता दी जाती है शुरुआत में। ठीक है, तो यह एक अस्थायी सहायता होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र में पहुँचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक प्रगतिशील कक्षा, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा है, वहाँ पर क्या इनमें से होना चाहिए? ठीक है, तो शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? नहीं। योगात्मक, मतलब केवल परीक्षा जो है वो अंत में कराई जानी चाहिए? नहीं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ दंड और पुरस्कार ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बुद्धि कौशल उसके कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आयामों को पहचानता है। उन पर प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? मतलब दूसरे के, यहाँ पर जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इसमें पूछा गया है कि दूसरों के मनोभावों, मनोदशाओं को पहचानना। तो ये क्या होता है हमारा? इंटरपर्सनल। ठीक है, क्या होता है? इंटरपर्सनल, जिसे अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। यदि स्वयं की बात करता तो यहाँ पर हो जाता इंट्रापर्सनल, जिसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरों के मनोभावों, दशाओं के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा, केवल एक तरह की भाषा रखेंगे तो जो अन्य भाषी क्षेत्रों के जो बच्चे होंगे वो तो यहाँ पर पिछड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता। केवल द्विभाषिक, यहाँ पर दिया है द्विभाषिक, तो 2 भाषाएं भी नहीं हो सकती। बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यदि यहाँ ए दिया होता कि बहुभाषावाद में पढ़ाया जाना चाहिए तो फिर यही इसका बेस्ट ऑप्शन होता। इसका राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है बैडमिंटन के लिए लड़कों को और संगीत के लिए लड़कियों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या दर्शा रहा है? जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है?
तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर दिया है शिक्षा द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, ये भी हो सकता है। बच्चों का समय समय पर नहीं, यहाँ पर जब सतत मूल्यांकन की बात है तो भैया समय समय पर क्यों, मतलब सतत रूप से करना चाहिए, श्रेणीबद्ध करना, ठीक है, और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में है, ए दिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एकीकृत करना केवल अधिगम प्रक्रिया के साथ, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो मुख्य रूप से रटने, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता। केवल विषय वस्तु, ये भी नहीं हो सकता। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में, बिल्कुल नहीं, वर्ष के अंत में क्यों, सतत रूप से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो इसका हमें लगता है राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन होगा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है, मतलब समावेशी कक्षा का ये प्रश्न है, ठीक है। शिक्षा केवल मानक तरह नहीं, शिक्षा कुछ जातियों नहीं, शिक्षा को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से अपेक्षा नहीं, गलत, शिक्षा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। तो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं इनका जो IQ लेवल है वो उच्च होता है। तो यहाँ दिया है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शीघ्रता से सीखते और उसे याद रखते हैं, बिल्कुल। सतर्क हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी हो सकता है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर जहां भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितों से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रतिभाशाली नहीं है। मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, इनमें से कौन सा एक तरीका गलत है, ठीक है, ये हमें बताना है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, ठीक है। जब दृष्टि बाधित हैं, देख नहीं सकते, तो उनको प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो भैया सुन तो सकेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है 3 आयामी नक्शे और चार्ट, बिल्कुल 3 डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं उनको, मतलब जो छूने वाली चीज़ें होती हैं उनको दिखा करके भी इनको पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ और महसूस किया जा सकता, बिल्कुल, जैसे जो दृष्टिबाधित होते हैं इनके लिए ब्रेल लिपि, वो 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि होती है, बिंदु उभरे हुए होते हैं, बालक छू करके देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, भैया दृश्यात्मक, जब वो देख ही नहीं सकते तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमें यही बताना था कि कौन सा एक गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षिकाओं को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए। सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है, मतलब सभी बच्चों में सीखने की क्षमता, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण की वाह अधिकारिता में विश्वास रखती है, मतलब एक विद्यार्थी है जो नियंत्रण के वाह अधिकारों जैसे पुरस्कार है, ठीक है, इस पर विश्वास रखती है, परीक्षा में अपनी असफलता का कारण किसे बताएगी। तो योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या बुरी किस्मत। तो योग्यता की कमी तो हो नहीं सकता, तैयारी की कमी भी नहीं, इसका राइट आंसर हमें लगता है ऑप्शन थर्ड होगा, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। उसका त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है, केवल वह बाह्य अधिकारों को मतलब बाह्य अधिकारों में विश्वास रख रही है, आंतरिक को तो पूर्ण रूप से उसने छोड़ ही दिया है, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है, उसका नजरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने की सामग्री को, बिल्कुल। जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके देख लेते हैं पूरे ऑप्शन। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, नहीं। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, तो ये हो सकता है। तो जहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दिया होगा वो राइट होगा, तो ये फर्स्ट में ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी मतलब साथ साथ, परस्पर,
ठीक है, मिलजुल करके कार्य करना, तो ढालना नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, सामाजिक पृथक्करण, यहाँ पृथक्करण मतलब समाज से पृथक करेंगे तो भैया सहगामी कहाँ से होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। जब प्रश्न करेंगे तो सहगामी, सहपाठियों के साथ में करेंगे, शिक्षक के साथ में करेंगे तो क्या होगा, सहगामी अधिगम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़ों को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रचनावाद। जो सक्रिय अनुकूलन है ये इसी का पार्ट होता है, व्यवहारवाद भी इसी में आ जाएगा रचनावाद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रचनावाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक, मतलब अवबोध मतलब समझ के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो संज्ञान और संवेग हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही भी व्याख्या कर रहा है ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है, मतलब बच्चे कार्य जो शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं उसमें त्रुटियां करते हैं, इनको समझना किस में सहायता करता है, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक नहीं, फिर दिया है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक नहीं, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने में, बिल्कुल बच्चे गलतियां करते हुए ही तो सीखते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है, मतलब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें क्या शामिल है, तो इसमें सब कुछ शामिल है, परासंज्ञान भी, विश्लेषण भी और मनन भी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनीता चौकी चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उकताहट महसूस कर रही है, इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों की अनदेखी बिल्कुल नहीं, दंडित बिल्कुल नहीं, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने की तरफ बिल्कुल, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ दिया है मान लें कि विद्यार्थी सीखने में, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी सबसे पहले नहीं, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम, ये भी नहीं हो सकता, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, मतलब उसको प्रोत्साहित करना है बालक को कि वो कितने जल्दी कार्य को कर सकता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर खेल खेलने ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सीखने की गति डैश पर निर्भर है या डैश है, पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं, पूरी तरह से पर्यावरण नहीं, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों में पारस, बिल्कुल इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। आई होप आपने अपनी रिस्पॉन्स की इससे मिला ली होगी। आपने CDP में कितने मतलब अंक पाए हैं ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।